एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मोस्ट एक्सपेक्टेड सोशोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो डेली 9 PM पर आती है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, DSSS, एमपीपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कंट्रोल ग्रुप का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के रिसर्च डिजाइन में किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज कंट्रोल ग्रुप मतलब नियंत्रित समूह प्राइमली यूज? ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी को हिंदी में बोलते हैं अन्वेषणात्मक, एक्सपेरिमेंटल को बोलते हैं प्रयोगात्मक, डिस्क्रिप्टिव को बोला जाता है वर्णनात्मक और हिस्टोरिकल को बोला जाता है ऐतिहासिक। रिसर्च मतलब आप लोगों को पता ही होगा, शोध होता है। तो बताइए कंट्रोल ग्रुप का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें हम लोग दो ग्रुप रहते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। इसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कारण और प्रभाव जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देखने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक ने अधिशेष जनसंख्या को पूंजीवाद से जोड़ा? सरप्लस पॉपुलेशन को कैपिटलिज्म से जोड़ा है किसने? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी मार्थस, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली और दास कैपिटल। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च मतलब हम शोध किस लिए करते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं? ऑप्शन ए नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी मनोरंजन मतलब इंटरटेन होने के लिए, ऑप्शन सी सम पास टाइम मतलब टाइम पास करने के लिए और ऑप्शन डी है केवल डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो बताइए रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं? तो हमें कुछ नई चीज़ें ढूंढनी होती है, किसी चीज़ की समस्या जाननी होती है, कोई प्रॉब्लम क्यों है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिसर्च करते हैं टू गेन न्यू नॉलेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? विच सोशियोलॉजिस्ट पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन? ऑप्शन ए है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है उल्ड्रिच बेक, ऑप्शन सी है मैनुअल कैसल और ऑप्शन डी है जिगमंड बॉमन। तो बताइए रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की अवधारणा किसने दी है इनमें से? तो ये दी है उल्ड्रिच बेक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग एंथोनी गिडेंस से कंफ्यूज नहीं होइएगा। एंथोनी गिडेंस भी रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, बस मॉडर्निटी की बात नहीं करते हैं, मतलब लेट मॉडर्निटी की बात करते हैं एंथोनी गिडेंस। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात कौन करता है? उल्ड्रिच बेक। इनकी पुस्तक है द रिस्क सोसाइटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही आ गया। पुस्तक द रिच सोसाइटी टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी, पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अल्ड्रिच बेक, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेन, ऑप्शन सी मैनुअल कैसल और ऑप्शन डी जिगमंड बॉर्मन। तो अभी मैंने बता दिया ये है अल्ड्रिच बेक की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हट्टर और ऑप्शन डी घुर्ये। तो बताइए जाति एक बंद वर्ग है, इससे तात्पर्य क्या है? मतलब जाति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर आप जिस जाति में पैदा हो गए तो आपको उसी का माना जाएगा। सोसाइटी में उसमें क्या होती है? डायनेमिक्स नहीं होता है ये। जैसे अगर देखेंगे तो क्लास में क्या होता है? डायनेमिक्स होता है, मतलब गतिशीलता होती है, पर जाति में क्या होता है? ये नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन ने दिया है। बताइए जाति को क्लोज्ड क्लास किसने कहा है? तो ये कहा है वेबर ने, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर्स आइडियल टाइप इज, वेबर का आइडियल टाइप क्या है? मतलब आइडियल टाइप मतलब आदर्श प्रारूप। ऑप्शन ए अ मोरल स्टैंडर्ड, एक नैतिक मानक है। ऑप्शन बी है अ स्टैटिकल एवरेज, एक सांख्यिकीय औसत है। ऑप्शन सी है कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल टूल है, एक वैचारिक विश्लेषणात्मक उपकरण है। और ऑप्शन डी है आ साइकोलॉजिकल ट्रेट, अ मनोवैज्ञानिक गुण। तो बताइए क्या है आइडियल टाइप? तो आइडियल टाइप क्या होता है? पूरी तरह से नियमों पर चलने वाला कार्यालय। वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक आइडियल टाइप का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पर आइडियल टाइप ऐसा नहीं है कि आदर्श प्रारूप है तो वो एक आदर्श पूरा एक आइडियल चीज की ही बात कर रहा है। एक ये क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, इसको हम लोग मानक मानकर चीजों को करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? ऑप्शन ए अंतिम निष्कर्ष होती है, फाइनल कंक्लूजन। ऑप्शन बी डेटा संग्रह का तरीका, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ऑप्शन सी है एक अस्थायी अनुमान, अ टेंटेटिव अजम्पशन। और ऑप्शन डी है एक सिद्धांत, अ प्रूवन थ्योरी। तो बताइए हाइपोथेसिस क्या होती है? तो ये होती है एक टेंटेटिव अजम्पशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? हाइपोथेसिस हम जब रिसर्च काउंट करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो कुछ हाइपोथेसिस भी क्रिएट करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। ये एक टेंटेटिव अजम्पशन होती है, हो सकता है ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो, पूरी तरीके से भी गलत हो सकती है और पूरी तरीके से सही भी हो सकती है। तो एक ये क्या होती है? टेंटेटिव अनुमान होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत कहता है कि मीडिया छवियां वास्तविकता से अधिक वास्तविक लगती है? Which theory explain media images become more real than reality? Option A network society, ऑप्शन बी लिक्विड मॉडर्निटी, ऑप्शन सी हाइपर रियलिटी और ऑप्शन डी कल्चरल कैपिटल। तो बताइए कौन इसकी बात करता है? तो इसकी जो बात करते हैं वो करते हैं बॉडीलार्ड। इन्होंने सिम्युलेक्रा का कॉन्सेप्ट दिया था, अति यथार्थता।
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अति यथार्थता। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैम्पलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सैम्पलिंग? ऑप्शन ए पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना, स्टडी होल पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है कम समय व कम संसाधनों में प्रतिनिधि प्रतिनिधि समूह चुनना, सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप इन लेस टाइम रिसोर्सेज। ऑप्शन सी हाइपोथेसिस बनाना, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस। और ऑप्शन डी थ्योरी बनाना, डेवलपिंग थ्योरी। तो बताइए सैम्पलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जब हम क्या पूरी जनसंख्या का अध्ययन नहीं कर सकते तब हम क्या करते हैं, उसका कुछ सैंपल साइज ले लेते हैं कि उसका अध्ययन करके पूरी जनसंख्या पर उसे क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ये पूरी जनसंख्या को क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। होल पॉपुलेशन में से कुछ का अध्ययन करना, जैसे पॉपुलेशन 1000 की है तो आपने 100 लोगों का अध्ययन किया, यही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सैम्पलिंग। अगर आप पूरे का अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका मुख्य नेतृत्व किसने किया? इन विच ईयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगिन एंड हु वाज द मेन लीडर? ऑप्शन ए 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी 1973 में चंडी भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन सी 1974 मेधा पाटेकर। और ऑप्शन डी 1975 बाबा आमटे। तो बताइए मेन लीडर कौन था चिपको आंदोलन का? तो ये थे चंडी प्रसाद भट्ट। और कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था, अब उससे अलग हो गया है। और प्रमुख नेता में हम सुंदरलाल बहुगुणा को भी मानते हैं, पर अगर देखें ईयर जब हुआ था वो हुआ था 1973 में, इसलिए हम लोग ने ये ऑप्शन चुना है। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, ये सब क्या है, ये सब मेन लीडर हैं चिपको आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैलिडिटी किसको दर्शाती है? व्हाट डज वैलिडिटी इंडिकेट? ऑप्शन ए शोध दोहराने की क्षमता, एबिलिटी टू रिपीट रिसर्च। ऑप्शन बी है माप की सटीकता, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन सी है डेटा की मात्रा, अमाउंट ऑफ डेटा। और ऑप्शन डी है सैम्पलिंग की लागत, कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग। तो बताइए वैलिडिटी किसको दर्शाती है? तो ये तो बात दर्शाती है एक्यूरेसी को, मतलब कोई भी डेटा कितना एक्यूरेसी रखता है, कितना वैलिड है, माप की सटीकता को दर्शाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नील जे स्मेल्सर थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट इज नोन एज। नील जे स्पेंसर के सामाजिक आंदोलन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। ऑप्शन बी वैल्यू एडेड थ्योरी। ऑप्शन सी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। और ऑप्शन डी न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो बताइए वैल्यू एडेड थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसे जाना जाता है वैल्यू एडेड थ्योरी के नाम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था नील जे स्मेल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल्स फोकस ऑन। पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल्स किस पर केंद्रित होते हैं? ऑप्शन ए
सोशल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर, सामाजिक संघर्ष संरचनाओं पे। ऑप्शन बी, कल्चरल चॉइसेस अवेलेबल टू एक्टर्स, अभिनेताओं के लिए उपलब्ध सांस्कृतिक विकल्प है। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, आर्थिक नियतिवाद पर। और ऑप्शन डी है धार्मिक समाजीकरण, रिलीजियस सोशलाइजेशन पर। तो बताइए, जो पार्सन का पैटर्न वेरिएबल ने चार बताया था, एजिल मॉडल की बात करते हैं। ए से क्या होता है, एडेप्शन मतलब अनुकूलन। जी से क्या था, गोल मतलब लक्ष्य। आई से क्या था, इंटीग्रेसी मतलब एकीकरण। और एस से मतलब था लेटेंसी। लेटेंसी का हिंदी क्या होता है, ये देख के बताती हूँ, ध्यान से उतर गया एकदम से। लेटेंसी, अभी इसकी हिंदी मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ तो बताइए, पैटर्न वेरिएबल किस पर केंद्रित है, पार्सन्स द्वारा जो दिया गया है। इसमें इन्होंने बताया कि हर चीज का द्विभागी चर की बात कर रहे हैं। तो ये है कल्चरल चॉइसेस अवेलेबल टू एक्टर्स, अभिनेताओं के लिए उपलब्ध सांस्कृतिक विकल्प। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष से प्रभावित हुआ। ऑप्शन ए 2007 से, ऑप्शन बी 2008 से, ऑप्शन सी 2009 से और ऑप्शन डी 2010 से। तो ये जब हुआ था, कब हुआ था, आया तो ये था 2009 में, बट प्रभावी हुआ था, इफेक्ट में आया था 2010 में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर, 3 खंड में ये पुस्तक आई थी, किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन बी मैनुअल कैशर, ऑप्शन सी एल्विन टॉफलर और ऑप्शन डी है बॉमेन। तो बताइए, द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है वो है मैनुअल कैसल की। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1925 में शुरू हुए स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी पेरियार ने और ऑप्शन डी है नारायण गुरु ने। तो बताइए, स्वाभिमान आंदोलन द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किस, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो ईवी रामास्वामी, इन्हें हम लोग पेरियार भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कहाँ पर ये आंदोलन हुआ था, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमोडिटी फेटिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स मीन, मार्क्स के अनुसार कमोडिटी फेटिज्म का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए लव फॉर लग्जरी गुड्स, विलासिता वस्तुओं के प्रति आकर्षण। ऑप्शन बी है मिस्टेकिंग सोशल रिलेशन एज रिलेशन बिटवीन थिंग, सामाजिक संबंधों को वस्तुओं के संबंध के रूप में समझना। ऑप्शन सी है रिलीजियस कंट्रोल ऑन मार्केट, बाजार पर धार्मिक नियंत्रण। और ऑप्शन डी है कैपिटलिस्ट इन इफिशिएंसी, पूंजीवाद की अक्षमता। तो बताइए, कमोडिटी फेटिज्म का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक संबंधों को वस्तुओं के संबंध के रूप में देखना और समझना। मिस्टेकिंग सोशल रिलेशन एज रिलेशंस बिटवीन थिंग्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट, इसे हम लोग शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, पहली बार किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1942 में और ऑप्शन डी 1950 में। तो बताइए बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट पहली बार कब पारित हुआ था? तो ये आया था 1929 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए गिडेंस एंड हेबरमास ने, ऑप्शन बी बैक गिडेंस एंड लेस ने, ऑप्शन सी कैसल एंड बोमेन में और ऑप्शन डी पार्सन्स एंड मर्टन ने। तो बताइए रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी से कौन कौन संबंधित है? तो इससे जो संबंधित है वो है बेक, गिडेंस और लेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलिनोव्स्की के अनुसार सांस्कृतिक संस्थाएं इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि वे ऑप्शन ए इंक्रीज वेल्थ धन बढ़ाती हैं, ऑप्शन बी मेंटेन पॉलिटिकल डोमिनेंस राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखती हैं, ऑप्शन सी सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और ऑप्शन डी है सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन धार्मिक संस्थाओं का समर्थन करती है। तो बताइए मेलिनोव्स्की के अनुसार सांस्कृतिक संस्थाएं किस लिए अस्तित्व में है? तो ये मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिडेंस की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी का केंद्रीय तत्व क्या है? विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी? ऑप्शन ए हैबिटस, ऑप्शन बी है डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है लिक्विड मॉडर्निटी और ऑप्शन डी है एनोमी। कमेंट बॉक्स में मुझे ये सारे बताइएगा सिद्धांत किसने किसने दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इनकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। और गिडेंस ने सोशियोलॉजी नाम से भी बुक लिखी है। ये आपका पहला हो गया। ये दूसरी बुक इन्होंने लिखी है सोशियोलॉजी नाम से। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी लिखी है रन अवे वर्ल्ड। ये इनकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। तो हैबिटेट्स का कॉन्सेप्ट दिया है पियरे बोर्दू ने। और लिक्विड मॉडर्निटी की बात कौन करता है? जिंगमैन बॉमन। और एनोमी की बात तो पता ही कौन करता है, दुर्खिम भी करते हैं, मार्क्स भी करते हैं और आपके मर्टन भी करते हैं। तीनों ने अलग अलग संदर्भ में एनोमी की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए गिडेंस, ऑप्शन बी पार्सन, ऑप्शन सी बॉमन और ऑप्शन डी बर्जर। तो बताइए मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि आपको किसी पेपर के सॉल्यूशन में कराऊं या अपने आप से न्यू क्वेश्चन बना के कराऊं, ये ज़्यादा आपको सही लगता है या मैं पेपर जो सॉल्व कराती हूँ वो वाली वीडियो ज़्यादा सही लगती है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी बॉमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आप कहेंगे पेपर के क्वेश्चन पेपर कराइए तो हम वो कराएंगे, अगर आप कहेंगे कि मैं खुद बना के करवाऊँ तो मैं वाले भी कराऊंगी। तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 3 डेज। कोई एग्ज़ाम जो हुए हैं रिसेंट के या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे। 3 डेज हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे।
1985 में शुरू हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बाबा आमटे, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी अन्ना हजारे और ऑप्शन डी अरुणा राय। तो बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन की लीडर कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मेधा पाटेकर। ये कहाँ संबंधित है? सरदार सरोवर डैम जो था उसी के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आंदोलनों को रिफॉर्म, रेवोल्यूशनरी, रिडेम्पटिव और अल्टरनेटिव श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए स्मेल्सन, ऑप्शन बी अबरले, ऑप्शन सी ब्लूमर और ऑप्शन डी पार्क। तो बताइए सामाजिक आंदोलनों को रिफॉर्म, रेवोल्यूशनरी, रिडेम्पटिव और अल्टरनेटिव श्रेणियों में किसने बांटा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अबरले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। दुर्खिम की कलेक्टिव एफर्वेंस अवधारणा किसकी व्याख्या करती है? ऑप्शन ए आर्थिक एकजुटता मतलब इकोनॉमिक सॉलिडारिटी की, ऑप्शन बी रिचुअल इंड्यूस्ड ग्रुप यूनिटी की, अनुष्ठानों से उत्पन्न सामूहिक एकता की, ऑप्शन सी है मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर श्रम का यांत्रिकी विभाजन की, और ऑप्शन डी है इंडिविजुअल मोरल ग्रोथ व्यक्ति के नैतिक विकास की। तो बताइए कलेक्टिव एफर्वेंस की अवधारणा किस चीज की व्याख्या करती है दुर्खिम के अनुसार? तो ये व्याख्या करती है अनुष्ठानों से उत्पन्न सामूहिक एकता की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।